गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में मॉडल की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ पर कुछ एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे जो कि एटम्स के बारे में बताएंगे कि भाई एटम्स होता कैसा है, ठीक है ना। तो पहला ही आपकी एटॉमिक मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम्स, ठीक है ना। और थॉमसन ने ये मॉडल दिया था आपके 1904 में दिया था आपके, ठीक है ना। ओके, 1904 में आपके ये मॉडल दिया था। इस मॉडल में इन्होंने क्या कहा था बच्चों, देखिए कि जो एटम है वो क्या होता है बच्चों, एक स्फेरिकल होता है, एक लड्डू की तरह होता है बच्चों, ठीक है ना। किसकी तरह होता है एटम? लड्डू की तरह होता है, ठीक है। जिस तरह से लड्डू में आपकी क्या, देखिए लड्डू में क्या होती है, जो बूंदी होती है वो इस तरह से आपके देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये बच्चों आपके लड्डू है। स्फेरिकल बना देता हूं इसको बच्चों, देखो ये रहा स्फेरिकल, इसके अंदर आपकी ये लड्डू है, लड्डू के अंदर ये बूंदियां हैं, ये बूंदियां बच्चों, ठीक है ना। तो पूरे लड्डू में बूंदियां इस तरह से होती हैं। और थोड़ा लड्डू में जायका लेने के लिए बच्चों हम क्या ऐड कर देते हैं, उसके अंदर थोड़ा इलायची ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखो इलायची इसमें क्या है, एम्बिडेंट है, ये देखो धसी हुई है इलायचियां इसके अंदर, ठीक है ना। ये इलायची इसके अंदर धसी हुई, ठीक है। तो इन्होंने एटॉमिक मॉडल में इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक मॉडल होता है वो क्या होता है, एक लड्डू की तरह होता है। इस लड्डू में जिस तरह से बूंदियां आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरे लड्डू में होती है, उसी तरह से आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो भी आपकी क्या है, पूरे एटम्स में इवनली यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। जिस तरह से इलायची लड्डू में आपके एम्बिडेंट होती है, उसी तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के बीच में एम्बिडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे से उन्होंने अपना मॉडल दिया था ये। इस मॉडल को और भी नेम से कॉल किया, जैसे वाटरमेलन मॉडल है आपकी। वाटरमेलन में जो पल्प होता है वो तो प्रोटॉन्स कंसीडर किया था बच्चों, और पल्स में जो एम्बिडेंट जो सीड्स होते हैं, ठीक है ना, उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नेम दिया था, ठीक है। तो वाटरमेलन मॉडल भी इन्होंने नेम दिया था। और इसी मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला। पुडिंग यानी एक केक होती है और प्लम एक क्या होता है, फल होता है, ठीक है ना, यानी कि फ्रूट्स होता है, ठीक है। और उस केक में वो फ्रूट्स एम्बिडेंट होता है, ठीक है ना, स्कैटर्ड होता है। तो इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया, इसी तरह से रेजिन पुडिंग मॉडल भी इन्होंने अपने मॉडल को नेम दिया, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा था, एक तो क्या था, ये जो थॉमसन थे आपके के एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के मॉडल के बारे में डिटेल में बताया, ठीक है ना। तो थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज ए डिटेल ऑफ एन एटम्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके पॉइंट क्या है इसमें बच्चों आपके, कि थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म स्फीयर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपके इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है एक स्फीयर है, और स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली आपके क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बिडेंट होते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया था। और इस अपने मॉडल को नेम दे दिया उन्होंने बच्चों, क्या नेम दिया बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या फिर लड्डू मॉडल, ठीक है। इस तरह से इन्होंने अपने मॉडल को नेम दे दिया। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की कुछ ड्रॉबैक्स थे बच्चों, ठीक है ना। और वो ड्रॉबैक्स क्या थे बच्चों की, एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था इनका कि दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम्स। यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि पूरे एटम में आपकी क्या है, मास, यानी कि पूरे एटम में आपके क्या होता है, जो आपके एटम का जो मास है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में। एक्चुअली सिंपल सी बात है बच्चों कि किसी भी एटम्स का जो मास है बच्चों वो किसकी वजह से होता है, उसके प्रोटॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, किसके कंपैरिजन में, आपके प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। ओके, आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था ना कि जो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है 1/1837 टाइम्स कम होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। तो बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। तो इट मींस क्या हुआ कि जो पूरे एटम का मास है वो किस पे डिपेंड किया, प्रोटॉन्स पे डिपेंड किया। और प्रोटॉन्स क्या है,
पूरे एटम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो इट मींस क्या हुआ, पूरे एटम्स में क्या होता है, मास है वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये उनका। वो ड्रॉबैक क्या था कि द मास ऑफ द एटम इज इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम्स। ठीक है ना, पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास। क्यों होता है, क्योंकि पूरे एटम्स में प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस वजह से मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो मॉडल था बच्चों वो क्या था, स्टैटिक मॉडल था। वो स्टैटिक मॉडल था, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो नहीं किया गया था। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन भी फिक्स थी, प्रोटॉन भी फिक्स थे, यानी कि एक स्टैटिक मॉडल था बच्चों ये। ठीक है ना, तो इन्होंने डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव भी करता है, क्योंकि आगे स्टडी हुई थी, उसमें स्टडियों में बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, लेकिन थॉमसन के टाइम पर थॉमसन को ये पता नहीं था कि भाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो उनका ये जो मॉडल था वो क्या एक स्टैटिक मॉडल था बच्चों। ठीक है ना, उन्होंने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया था। और थर्ड है आपकी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। ठीक है, और ये एटम की स्टेबिलिटी को भी शो नहीं कर पाया था। ठीक है बच्चों, तो इससे से ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स के कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट आपकी है रुदरफोर्ड। ठीक है ना, ये जो खामियां थी, जो ड्रॉबैक था, इन ड्रॉबैक्स पे भी रुदरफोर्ड ने अपने आगे मतलब एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई इन ड्रॉबैक को करेक्ट किया उन्होंने आगे जाकर के। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो था आपकी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया बच्चों, अपनी इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फाइल ली उन्होंने, बहुत ही थिन, बहुत ही पतली गोल्ड फाइल ली बच्चों उन्होंने। ठीक है ना, गोल्ड फाइल से उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। ठीक है ना, गोल्ड फाइल पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल से क्या की, बॉम्बार्डिंग की। ठीक है बच्चों, तो मैं एक गोल्ड फाइल का एक एटम ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर देखो ये रही बच्चों आपके, इस तरह से मैंने एक एटम ले लिया। ठीक है बच्चों, और ये सेंटर में कोई आपकी न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहां पर इसके पीछे की तरफ मैंने क्या लगा लिया, एक स्क्रीन यूज की है। ठीक है ना, स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर मैंने कोटिंग कर दिया है फ्लोरोसेंट मटेरियल का। ठीक है ना, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल इससे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो बच्चों वो क्या है, यहाँ पर शाइनिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल, यहाँ से मैंने अल्फा पार्टिकल की मैंने सावरिंग की यहाँ से बच्चों। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की सावरिंग हो रही है। तो देखिए अप्रोक्सीमेट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स आपके यहाँ पे बम्बार्ड किए गए। ठीक है ना, इस तरह से क्या हुआ था बच्चों कि कुछ मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या सीधे निकल गए, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके सीधे निकल गए इस तरह से, यानी कि गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए बच्चों को मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए इस तरह से। ठीक है ना, कुछ एंगल से डाइवर्ट हो गए। ठीक है, और 20,000 में से आपके एक पार्टिकल ऐसा था जो कि रिवर्ट बैक हो गया बच्चों। में इसको एक अल्फा पार्टिकल आपके इस तरह से था कि वो रिवर्ट बैक हो गया, वापस लौट गया, सेम डायरेक्शन में लौट गया। ठीक है, इससे से आया वो और सेम डायरेक्शन में वो रिवर्ट बैक हो गया, 180 डिग्री एंगल्स पे वो आपकी क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, तो उन्होंने अपने गोल्ड फॉइल वाले इस एक्सपेरिमेंट में ये कुछ आपके पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। ठीक है ना, और इन पॉइंट से उन्होंने कुछ, मैंने यहाँ पॉइंट्स आपके बताए कि क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। ठीक है, सीधे के सीधे चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। ओके ओके,
सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, नोट डाउन किया कि ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्मॉल एंगल से क्या हो गए आपकी, डाइवर्टेड हो गए, ठीक है ना। थर्ड उन्होंने क्या किया, ए वेरी फ्यू यानी कि अबाउट 1 पार्टिकल इन 20,000 डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एंड कम बैक इन द डिफ्लेक्शंस इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे हैव कम, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि वो रिटर्न हो गए आपकी, और वो कितनी एंगल पर रिटर्न हुए बच्चों, आपकी 180 डिग्री एंगल्स पर रिटर्न हो गए, रिवर्ट बैक हो गए वो, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन उसने नोट डाउन किए थे अपने इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बच्चों, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या है, उन्होंने कुछ कंक्लूजन कैलकुलेट किया है। ये 3 ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किए और उन्होंने इन 3 ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला, ठीक है ना। और कंक्लूजन क्या था बच्चों, कंक्लूजन ये था बच्चों कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आपके क्या है, एटम्स से पास होकर के स्क्रीन पर जाके टकरा रहे हैं। इट मींस क्या हुआ कि एटम्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है उसका, एम्प्टी होता है, ठीक है ना। कुछ आपके अल्फा पार्टिकल हैं, कुछ सम एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए, इसका मतलब ये है सेंटर में आपके सम एंगल से डिफ्लेक्टेड हुए। इट मीन सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसमें रिपल्सन हो रहा है और वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इट मीन आपके क्या हुआ, रिपल्सन हो रहा है। और अल्फा पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 होता है बच्चों, क्या होता है, 2He4 होता है बच्चों ये, ठीक है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब देखिए क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इट मींस क्या है कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज कोई पार्टिकल्स रखा होगा जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से इनमें डिफ्लेक्शन आपके हो रहा है, ठीक है। तो आपकी कंक्लूजन इसी तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट किए थे। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल undiflected. It means that there must be very large empty space within the atoms, ठीक है ना। यानी कि एटम्स के अंदर बहुत ही लार्ज एम्प्टी स्पेस है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए आपके, स्ट्रेट, ठीक है ना, वेंट स्ट्रेट, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज ए फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड from their original path through some angles. तो इट मीन्स इससे कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने ये निकाला कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन द एटम, ठीक है ना। यानी कि पूरे एटम्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके बहुत ही स्मॉल रीजन में है, स्मॉल एरिया में ही है, इसलिए कुछ पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्टेड हुए। अगर ज्यादा रीजन में होता बच्चों, पूरे एटम में अगर फैला होता पॉजिटिव चार्ज, तो इट मींस क्या होता, सभी के सभी मोस्ट ऑफ सभी के सभी आपके पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हो रहा है कि कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल रीजन में ही है, यानी कि एटम के स्मॉल वॉल्यूम को ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से तो थॉमसन फेल हो गया। थॉमसन ने क्या बोला था कि पूरे एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर पूरे एटम्स में अगर हम थॉमसन को अगर हम माने, थॉमसन की थियरी को अगर हम कंसीडर करें, तो सब के सब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो जाने चाहिए बच्चों, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि कुछ ही पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्टेड होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन द एटम्स। थर्ड क्या बच्चों, थर्ड जो आपकी कंक्लूजन है वो आपके 180 डिग्री एंगल्स पर जो पार्टिकल रिवर्ट बैक हो रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। थर्ड क्या बेटा, ए वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल suffered strong deflection on even return on their path, indicating क्या indicate करता है, the nucleus is rigid,
न्यूक्लियस क्या है बच्चों, रिजिड है, ठीक है ना, और जो कि कहाँ है, आपके सेंटर में है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ कंक्लूजन थे जो कि रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बताए थे, ठीक है। अब ये सब कंक्लूजन निकालने के बाद रदरफोर्ड ने अपना खुद का एटॉमिक मॉडल दे दिया, ठीक है, और उस एटॉमिक मॉडल को न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। और इन्होंने अपने मॉडल में क्या बोला, क्या क्या स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने क्या दिया था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और वो हैवीली पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियन, ठीक है ना। तो न्यूक्लियन वर्ड किसने दिया था बच्चों, न्यूक्लियन वर्ड दिया था आपके रदरफोर्ड ने दिया था ये, ठीक है। Almost whole of the mass of the atom is contributed by these nucleus, ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम का जो मास है, पूरे एटम का जो मास है बच्चों, वो किसका मास होता है, न्यूक्लियस का मास होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का ही मास पूरे एटम का मास को शो करता है, ठीक है बच्चों। तो ये इनका पहला मॉडल था। सेकंड मॉडल क्या था, द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट क्या था बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड ओनली ए माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियस का जो आपके एटम का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को न्यूक्लियस का स्मॉल वॉल्यूम ही कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ओके। तो बहुत ही कम पार्ट को वो कवर करता है एटम के वॉल्यूम का, ठीक है ना। जैसे न्यूक्लियस हैज ए डायमीटर ऑफ 10⁻³ सेंटीमीटर। न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होता है बच्चों, 10⁻³ सेंटीमीटर, या फिर मीटर में क्या हुआ 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, और एटम का डायमीटर कितना होता है बच्चों, 10⁻8 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट क्या था बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स विद हाई स्पीड। इन्होंने थर्ड स्टेट में क्या कहा था बच्चों कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये बना दिया मैंने बच्चों न्यूक्लियस, ये जो एटम्स स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसमें बनाया ये इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या करता है, एक क्लोज ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, विद हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, हाई स्पीड से रिवॉल्व करेगा। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या कौन सा अट्रैक्शन हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, ठीक है ना, या कूलम्ब अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ कौन सा आपके फोर्स लगेगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या एक क्लोज ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों अट्रैक्शन का जो, या इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से आपकी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली आपकी एक ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है बच्चों, ठीक है।
तो थर्ड स्टेटमेंट क्या था बच्चों की, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज ऑर्बिट विद हाई स्पीड. तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है ना, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आपकी किसको बैलेंस करता है या किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. और जो कि किसके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पॉजिटिवली चार्ज यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में. ठीक है, इन दोनों के इक्वल होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स और आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक हाई स्पीड से कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है. तो ये स्टेटमेंट बच्चों इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था. ठीक है ना, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने किन किन चीजों के बारे में बताया. एक तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि भाई न्यूक्लियस बोलते हैं, भाई जो सेंटर में होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है. ठीक है, और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया था कि ऑर्बिट्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रॉन एक क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है. ठीक है, तो बच्चों आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई ऑर्बिट्स ये जो कॉन्सेप्ट था ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया. न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया था. सेंटर में अवेलेबल जो न्यूक्लियस उसको यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियन वर्ड किसने दिया, वो भी रदरफोर्ड ने दिया बच्चों. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड का ड्रॉबैक स्टडी करेंगे. ठीक है ना, कि रदरफोर्ड आपके कौन कौन से मतलब एटम में प्रेजेंट कौन कौन से पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे प्रॉपरली. ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों. थैंक यू.